हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। मैं यश कुमार। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, क्लास 10th का एक चैप्टर करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, हाँ, क्योंकि बच्चों की काफी डिमांड्स रहती हैं बायोलॉजी पर, और कुछ आई है एक दो बच्चों की डिमांड भी कि भैया आप प्लीज बायोलॉजी पर कुछ लेक्चर बनाएं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ना अच्छे से समझ नहीं आती यार लोगों को, है ना, और फिर उसका ट्यूशन वगैरह भी नहीं लगाते बच्चे, तो उसकी गाइडेंस में थोड़ी कमी रह जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जब तक यहाँ हैं सब चीजें सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों क्या, बायोलॉजी का चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, आई होप सभी के पास ये बुक होगी, है ना। ये क्या है, लखमीर सिंह मंजीत कौर एसचंद की बुक रिफ्रेशर्स आती है ना 10th क्लास की, तो मैंने अपने सामने रख ली है। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, सारे टॉपिक्स को एक बार देखते रहेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसी के हिसाब से सब चीज आपको एक करके समझाते चलेंगे। तो जिस भी बच्चे के पास अगर ये रिफ्रेशर्स हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास आई होप ये होती है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, डेफिनेशंस में इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में विस्तार से समझाऊंगा, मजेदार एकदम एकदम रिलेट करके सारी चीजों को। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, वीडियो तक एंड तक देखना यार पहले, ठीक है ना, जरूर देखना एंड तक। छोटी बनेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, वही 40 to 50 मिनट्स तक की बनेगी। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेना, बाकी हम इस पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हो ये बताओ। देखो, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ में जो भी, लाइफ मतलब लिविंग बीइंग में, ठीक है, लिविंग बीइंग में जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, जो भी एक लिविंग बीइंग प्रोसेस करता है अपने आप को लिविंग रखने के लिए, वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस में काउंट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भाई एक लिविंग थिंग होती क्या है, व्हाट इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप ये पूछोगे ना कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, तो वो आप लोगों ने ना सभी ने पढ़ रखा है बचपन में कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, है ना। सारी चीजें के एनिमल प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं ना, और बाकी की जो चेयर टेबल कुर्सी ये सब क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। तो बच्चों लिविंग थिंग को हम, कोई भी चीज अलाइव है या नहीं है, वो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे। तो अगर कोई भी चीज अलाइव है या नहीं है, वो हम देखते हैं उसकी मूवमेंट के बेसिस पर। जो बेसिस होता है ना, बेसिस वो बेटा मूवमेंट होती है। अब जैसे सपोज करो, आपको कहीं पे कॉकरोच दिख गया घर में, ठीक है, आप तुरंत क्या देते करते हो, चप्पल उठाते हो, पटाख से मारते हो, हेडशॉट, और कॉकरोच वहीं घायल। ठीक है, अब क्या होगा, कॉकरोच बेचारा ऐसे पलट जाता है, और फिर वो ऐसे पैर हिला रहा होता है अपने दोनों, आई मीन जो भी 6 या 8 होते हैं ना उसके, ठीक है, हिला रहे हो ऐसे पैर। तो अगर उसके पैर हिल रहे हैं तो आप उसमें एक और पटाख से मार धर देते हो उसमें, है ना। तो क्या होगा कि भाई जब तक उसके पैर हिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जब तक अलाइव है। इसका मतलब अलाइव जो है, कोई चीज अगर अलाइव है या नहीं है, वो हम बेसिकली किससे चेक करते हैं, मूवमेंट से चेक करते हैं। किससे, मूवमेंट से। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है, अगर वो मूव कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ भाई जिंदा है ना, वरना तो मरा हुआ है। तो बेसिक जो है ये क्राइटेरिया होता है। बट और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं एक लिविंग थिंग के अलाइव होने के, तो यहां पर मैं कुछ चीजों को लिखता चलूंगा, और यहां पर बच्चों में बहुत सारे आपके पिक्चर्स भी सेटअप करा दूंगा इसी पे, क्योंकि यार स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना अभी, बाकी जब स्मार्ट आ जाएगा तो स्मार्ट तरीके से भी पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे चिंता ना करो, आपको ऐसा फील भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं सारे डायग्राम्स जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं सभी चीजें यहाँ पर लगवाकर हम मेहनत करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसमें सारी चीज लगाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो बेटा सबसे पहले क्या होता है कि मूवमेंट क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, मूवमेंट। मतलब अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है मूवमेंट। दूसरा क्या होगा बेटा कि मैं कुछ यहां पे लिख दूंगा, बाकी कुछ ऐसे ही बोल दूंगा ताकि थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। तो बेटा मूवमेंट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया कि इनको न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। किसकी, न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। न्यूट्रिशंस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण मतलब कि चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, या फिर खाने पीने की जो भी चीज होती है, मतलब एक तरीके से जो फूड होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि प्लांट है या एनिमल है, उनका किस किस तरीके का फूड है, जो भी है, तो न्यूट्रिशन के अंदर गिना जाता है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। अब खाने में अलग अलग प्रकार की हम चीजें खाते हैं, तो उनसे हम क्या ले रहे हैं, खाना खा के हम क्या ले रहे हैं, खाने से न्यूट्रिशंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, खाने से न्यूट्रिशन। जैसे पल्सेस में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन वगैरह होता है ना, और अगर व्हीट वगैरह, इनमें से हमें कार्ब्स मिलते हैं, व्हीट राइस वगैरह, इनसे कार्ब्स मिलते हैं हमको, और इसी तरीके से कुछ चीजों से हमें फैट्स मिलते हैं। कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स वगैरह होते हैं। ये पता ही होगा आपको कि अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे लिए, बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है ना, और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। ठीक है बच्चों, तो फैट भी ऐसा नहीं है कि सारे फैट ही बेकार होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मूवमेंट हुआ, न्यूट्रिशन हुआ। तीसरा कि ये बच्चों ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और फिर रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। अब आप एक बात बताओ कि अगर दो चेयर्स हैं, हमने 2 चेयर खरीदी, ठीक है,
क्या ऐसा होगा कि 1 साल बाद वो 2 चेयर से 3 चेयर बन जाएंगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती बच्चों। एब्सोल्युटली सीधी सी बात है, वो नई जनरेशन को जन्म नहीं देती हैं। बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नई जनरेशन को जन्म देते हैं, उनकी आगे जनरेशन पे जनरेशन, जनरेशन पे जनरेशन बनती जाती हैं। आपने अपने आसपास जानवरों को भी देखा होगा, और ह्यूमन बींग्स में तो हम खुद ही उसका एग्जाम्पल है ना। जैसे हम अपने पेरेंट्स आए हैं और हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स आए थे, फिर हमारे आगे भी इसी तरीके से जनरेशन चलती रहेंगी। ओके, तो रिप्रोड्यूस हो गया क्राइटेरिया। इसी तरीके से कुछ 5 to 7 क्राइटेरियाज होते हैं। तो लेट्स गो टू अहेड। देखो इसके बाद क्या आता है बेटा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब पता है क्या होता है कि भाई जितने भी ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको जीने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि जब वो लिविंग है ऑर्गेनिज्म कोई भी, तो उसको क्या क्या चीजें करनी पड़ती रहती हैं कि वो जीता रहे, सरवाइव करता रहे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। देखो यहां पर पढ़ोगे आप जब, तो बेटा न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब बॉडी में जो फूड है या वाटर है या मिनरल्स, जो भी चीजें हैं, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स, वो सब के सब जब इधर से उधर मूव करते हैं, जैसे हार्ट जो है वो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है, फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लंग्स तक पहुंचाता है, फिर लंग्स उसको बाहर कर देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है बच्चों। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्टेड फूड है, जो वेस्टेड फूड या फिर वेस्ट जो भी चीजें हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, CO2 गैस बनती है, तो हम उसको, वो वेस्ट है हमारे लिए, हमारी बॉडी में CO2 का कोई यूज नहीं है। CO2 बच्चों बाहर आ जाती है, ठीक है, मतलब एक्सहेल हम कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा एक चीज है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस बला का नाम है, ध्यान से देखना, ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर है आपका आगे, है ना, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं हम, या फिर प्लांट्स, सभी चीजें, यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों ही क्या करते हैं आपस आप खुद में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों चीजें कराते हैं। जैसे अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूं सीधा, ठीक है, अपने हाथों से ऐसे गैस्चर्स बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, है ना, क्या मुझे बोलना है वही मेरे मुंह से निकल रहे हैं वर्ड्स, है ना। तो ये सब चीजें कंट्रोल हैं, एकदम कंट्रोल्ड वे में चलती हैं। मेरा दिमाग एकदम कोऑर्डिनेट करता है इन सब चीजों को, है ना। दिमाग क्या करता है? इन चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब संचालन करता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है। तो उसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें काफी अच्छे से बताएंगे भी, बट थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया दूं। जैसे सपोज करो एक छुई मुई का पेड़ होता है, मुई छुई, मुई छुई का पेड़ होता है ना, वो क्या करता है, अगर हम उसके पत्ते हैं जैसे, ठीक है, लीफ है, अगर हम उसको छू देना कहीं से भी, किधर से भी टच कर दूं अगर मैं उसको, तो वो ऐसे मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो नेस्टिक मूवमेंट में आता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होता, स्टिमुलाई की अपोजिट होती है वगैरह वगैरह। ना पता हो तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे जब हम आगे, तो आपको सब चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो स्टिमुलाई का मतलब होता है जो रेस्पॉन्स, यानी कि सॉरी, जो सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्टिमुलाई होते हैं। सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं? स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर क्या होता है भाई, उधर से अगर सन राइज हुआ तो इधर रहेगा, और सन जैसे जैसे इधर इधर घूमता रहेगा ना, सनफ्लावर भी उसके साथ साथ घूमता रहता है। मतलब ये सनफ्लावर है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, ये सन की तरफ देखता रहता है, ठीक है ना, करता है ना ऐसे। नहीं सुना हो तो आप कभी नोटिस करना ये चीज, वो हमेशा सन की तरफ ही बैंड होता रहता है, क्योंकि उसको सनलाइट एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, ठीक है। तो वो भी कैसे, सराउंडिंग में क्या चेंज आया, वो सन अपनी डायरेक्शन को या फिर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। एक्चुअली में तो हम ही चेंज हो रहे हैं, बट समझ जाना आप लोग। सन की पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे वो फ्लावर भी क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो जो सन की पोजीशन चेंज हो रही है वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या, यहाँ पे जो सन की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये स्टिमुलाई है, और ये इसको रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इसके साथ साथ घूमकर रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। बट जब मैंने कहा कि वो छुई मुई वाला जो पौधा था, उसको आप छूते हो, उसको जैसे ही आप छूओगे वो क्या करेगा, तुरंत मुरझा जाएगा, है ना। तो स्टिमुलाई क्या है, वो टच, इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मोनेस्टिक मतलब टच की वजह से जो रहा है, तो टच किया तो वो मूवमेंट कर जाता है, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है,
ठीक है ना बच्चों। तो जो स्टिमुलाई है वो ये टच है, और रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है, वो फोल्ड होकर रेस्पॉन्स कर रहा है। जैसे फूल कैसे रेस्पॉन्स कर रहा था, वो रोटेट करके रेस्पॉन्स कर रहा था। आगे बच्चों समझ में सारी चीजें। बाकी इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, इतना धुआंधार तरीके से पढ़ाएंगे कि यार समझ ही आएगा, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। इसी वीडियो से आपको पता चल जाने वाला है ये चीज। और तो आगे चलते हैं। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, अगली हेडिंग ये, यानी कि एनर्जी जो है बेटा लाइफ प्रोसेस के लिए काफी जरूरी होती है। कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हम फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, है ना। क्योंकि फूड हम खाते हैं, फिर अंदर जाके रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, वहां से एनर्जी बनती है और CO2 बनती है। CO2 को हम एक्सेल कर देते हैं, और जो एनर्जी है उसका हम बॉडी में यूज कर लेते हैं कोई भी वर्क डन करने के लिए, और वो स्टोर वगैरह भी करते रहते हैं साथ साथ। अगला टॉपिक आता है बेटा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो अभी समझाना न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बताओ क्या है न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को लेना, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जब हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, बॉडी में खाते हैं, हम इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि मैंने दाल खाई, स्प्राउट्स खाते हैं ना हम लोग, वो चना और दाल भिगा के खाते हैं, तो वो मैंने इनटेक किया फूड, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है ना। खाते ना जिम वाले लड़के, या फिर जो रनिंग वगैरह करते हैं हम जब, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं और हमें प्रोटीन की नीड है, तो हमें स्प्राउट्स बहुत ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं हमें। ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज करो कि हम जो व्हीट खाते हैं या फिर राइस खाते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाते हैं ना, किसमें, ग्लूकोज में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट। ठीक है, मतलब फूड को लो बॉडी में और उसको यूज कर लो, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। सिंपल है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है, मोड्स का मतलब होता है बेटा तरीके। ठीक है, मतलब किस किस वे में हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं, है ना, या फिर किस किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो बच्चों इसमें आपको पता होगा, सबसे पहले आता है हमारा क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसका मैं फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाता हूं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो स्टूडेंट्स लुक, मैंने ये चार्ट आपके लिए यहां पे बना दिया है। इसमें क्या है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। सबसे पहले है ना, 2 तरीकों में क्या होता है, पहला कि ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या होता है बेटा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है, तो समझो, सबसे पहले इसको सुन लो पूरा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इसको भी फर्दर डिवाइड किया 3 टाइप्स में। पहला सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक, दोनों नाम होते हैं इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, पैरासाइटिक, और तीसरा बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक एक करके डिफाइन करूंगा, बहुत छोटे से टाइम में, ध्यान से सुनते जाना बेटा। सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉफिक। नाम में ही पता चले कि ऑटो मींस क्या है, सेल्फ। क्या है बेटा, सेल्फ, यानी कि सेल्फ ये बनाते हैं। सेल्फ ट्रॉफिक मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं। और ऐसे कौन लोग होते हैं, कौन आई मीन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, यू विल से प्लांट, है ना, एब्सोल्युटली दीज आर प्लांट्स। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, ये करते हैं मेरे बच्चे फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, 6 12 6 C6H12O6। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ठीक है, और जब ये ग्लूकोज बेटा स्टोर करते हैं तो किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किसी को दिक्कत, पत्तियों में पहले क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसके अंदर क्या बन जाएगी, फूड बन जाएगा। कौन सा फूड बनेगा, ग्लूकोज, और प्लस में क्या बनेगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो रिलीज कर देंगे वो एयर में, जो हम फिर इनहेल कर लेते हैं, हम मजे लेते हैं उस चीज के, है ना। तो ग्लूकोज बनी और ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन उन्होंने निकाल दी। ग्लूकोज का क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर किस फॉर्म में करेंगे बेटे, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किसी को दिक्कत, ठीक है। जैसे आलू वगैरह होता है ना, आलू के अंदर ना वो पूरा का पूरा ऐसे सोचो कि स्टार्च ही एडिड है। राइस होता है उसके अंदर पूरा स्टार्च ही है वो, ठीक है ना। वो प्लांट थे जिन्होंने अपना स्टार्च किस फॉर्म में किया, आलू की फॉर्म में या राइस की फॉर्म में, समझ लो। और उसी को हम खा लेते हैं क्योंकि हमें स्टार्च चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे।
तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इटसेल्फ। ठीक है, an autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food itself, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दी प्लांट्स आउट देयर, यानी कि जितने भी प्लांट्स है बाहर बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को भी खाते हैं, अभी आगे आएगा, बात करेंगे उनकी। कुछ फ्लावर्स प्लांट्स देखे होंगे ना, ऐसे कर देते हैं, एक वो पिचर प्लांट वगैरह है ना, तो वो भी होते हैं। बट मैक्सिमम प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड इनटेक करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हो गए, जैसे कि कैटल्स हो गए, यानी कि जैसे काउ हो गई, बफलोज हो गई, ठीक है, गोट हो गई, उधर डियर, लायन, ये सारे जानवर या कीड़े मकोड़े, जितने भी चीजें हैं, ये सब चीजें क्या करेंगी, मतलब जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सभी के सभी बेटा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ओके, तो हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा, हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में क्या है, हम खुद ही खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। ओके, इसमें हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। तो अब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने वाले 3 तरीके के होते हैं, है ना। जैसे एक तो होगा जो कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तीनों कैसे कैसे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों के? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो एक डेड प्लांट या डेड एनिमल से अपना फूड ले रहा होगा। डेड मतलब मरे हुए से। ठीक है, तो जब एक मरे हुई चीज से, मरी हुई क्या चीज होगी, मरा हुआ प्लांट्स हो सकता है, मरा हुआ एनिमल हो सकता है, मतलब डेड प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स से जो अपना खाना लेते हैं वो कौन कहलाते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। मतलब ध्यान से सुनना, ये तो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये तो तरीका खाना लेने का, और इस तरीके से जो खाना ले रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सैप्रोफाइटिक। जैसे हम जो ह्यूमंस है ना, वो होलोजोइक में आते हैं। किस में आते हैं? होलोजोइक में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं हम। कौन से तरीके से खाना खा रहे हैं? होलोजोइक से। और हम कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, है ना, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म उनको हम बोल देते हैं क्या, कि ये सैप्रोफाइट्स हैं। अब कौन सा होता है सैप्रोफाइट, ये भी तो बताओ बेटा। तो इसका एग्जांपल होता है मेरे बच्चे मशरूम्स। क्या होता है? मशरूम्स। ठीक है, या फिर यीस्ट। ओके, और बाकी भी कई सारी फंजाइज होती हैं। ठीक है, तो मशरूम्स, यीस्ट वगैरह। मशरूम आपने देखे होंगे कि जहां पर कुछ प्लांट का, डेड प्लांट का कोई हिस्सा पड़ा है, ठीक है, कोई डेड प्लांट पड़ा है, कोई लक्कड़ वक्कड़ ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने कभी देखा हो साइड में प्लॉट होते होंगे, पहले होते थे, अब तो यार हर जगह प्लॉटिंग हो गई है, बट इफ आपने देखा हो, गांव वगैरह में भी देखा हो, तो मशरूम्स ना उसी जगह पे उग जाते हैं, उस डेड प्लांट पे उग जाएगा छोटा सा मशरूम। तो अगर वो उस पे उग रहा है तो अपना खाना भी तो उसी से ले रहा है ना, रूट्स के थ्रू, या फिर जहां पे वो उगा है वहां से वो खाना भी तो उसी चीज से ले रहा है जहां पे वो उग रहा है। और उग रहा है किस पे? डेड प्लांट पे। इसका मतलब वो किससे खाना ले रहा है? डेड प्लांट से। इसका मतलब वो क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म हो गया। इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा? सैप्रोफाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सैप्रोफाइट। फिर बात आती है पैरासाइटिक की। तो पैरासाइटिक में बेटा पैरासाइट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, ठीक है भैया, ऑर्गेनिज्म को बोल दिया पैरासाइट्स। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे ये भी बताओ। तो बेटा इसके एग्जांपल सबसे पहले समझो तो पैरासाइट होता क्या है। तो बेटा पैरासाइट ऑर्गेनिज्म ना वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर, या फिर जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं बट बिना उनको मारे। ठीक है, और वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मरे हुए से नहीं ले रहे इसकी तरह। ये तो मरे हुए से खा रहा था खाना, ये बेटा जिंदे से खाना खाएगा, और जिंदे से खाना इस तरह ले लेगा कि उसको मारेगा भी नहीं और अपना काम भी पूरा कर लेगा। समझ आया बेटा? उसको मारेगा भी नहीं और अपना काम भी पूरा कर लेगा, मतलब अपना खाना भी ले लेगा। मतलब इंग्लिश में सुना डेफिनेशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट इवन किलिंग इट। विदाउट इवन किलिंग इट मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म
दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले ले बिना उसको किल किए। एग्जाम्पल सुनो बच्चों, याद आएगा आपको। बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे, या अभी भी जो होता है, छोटे बच्चों के पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। मैन के पेट में, किसी के भी हो सकते हैं वैसे तो, पर छोटे बच्चों के में खासकर होता है कि उनके पेट में ना कीड़े हो जाते हैं। फिर उनको डॉक्टर देता है एक पीने वाली दवाई देता है ना कि इसको पिला दो, कीड़े खत्म, है ना। उसका पेट भी थोड़ा मोटा सा हो जाता है बच्चे का, और उसको फिर उसकी बॉडी सूखने लगती है। क्यों सूखती है? क्योंकि जो खाना बच्चा खा रहा है, ठीक है, जो खाना बच्चे ने अपने लिए खाया, वो खाना पेट में गया, और पेट में बैठे हैं कीड़े कहेंगे आने दो भाई आने दो, वो उस खाने को खा जाएंगे। तो जो खाना बच्चे ने खाया, जो उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए था, उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो किसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया? उन राउंड वॉर्म्स की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। व्हाट आई सेड, राउंड वॉर्म्स, व्हाट आई जस्ट सेड, राउंड वॉर्म्स। इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा? राउंड वॉर्म्स हो गया, ठीक है। राउंड वॉर्म्स वही कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, या फिर कुत्तों उत्तों के और इनके भी हो जाते हैं, डॉग्स वगैरह के में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, वो उस जिस बंदे के या फिर जिस ऑर्गेनिज्म के पेट में, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इनका होस्ट। क्या बोलते हैं उसको? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होस्ट, जिससे अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर राउंडवॉर्म पैरासाइट है, राउंडवॉर्म क्या हो गया? पैरासाइट। तो होस्ट कौन होगा? मैन। होस्ट कौन होगा बेटा? मैन मतलब आदमी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, वो होस्ट कहलाएगा। होस्ट मतलब शिकार एक तरह से। होलोजोइक पर चलते हैं बच्चा, बिना देर किए हुए। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? यहां पे हमने देख लिया, जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल से ले रहे हैं अपना खाना, वो सैप्रोफाइट कहला रहे हैं। एग्जांपल हो गया मशरूम और यीस्ट। ये वो है बच्चे जो कि बिना मारे उनसे ले रहे हैं, और जीवित इंसान है उसी से अपना खाना ले गए, उसको मारा भी नहीं। ये हो गए राउंडवॉर्म, यीस्ट, मैन के पेट में पाए जाते हैं। होलोजोइक कौन से होंगे? ये इन दोनों के फूफा होंगे। कौन होंगे? इन दोनों के फूफा। मतलब ये क्या पता, ये क्या करेंगे? ये सामने वाले को मार देंगे और तब खाएंगे। ये सामने वाले को मार देंगे और तब खाएंगे। ये बेचारा मरे मरा ऐसे खाना ले रहा था, इसने मारा भी नहीं, खाना ले लिया। ये मारेंगे तब खाना लेंगे। तो होलोजोइक में क्या आते हैं? होलोजोइक में बेटा इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हम सभी होते हैं। मतलब मैन आ जाता है, ह्यूमन बीइंग, और इसके बाद जिराफ हो गया, इसके बाद आपका लायन हो गया, कैटल्स हो गए सारे के सारे, ठीक है। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जो एक दूसरे को खा जाते हैं, या फिर जो शाकाहारी भी होते हैं ना, हर्बीवोरस भी होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब जैसे हमारी काऊ, गौ माता हो गई, ओके, और गोट हो गया, ठीक है, या भैंस हो गई, ये सभी चीजें जो हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सभी की सभी चीजें क्या है बेटा? ये होलोजोइक है। क्यों? क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स या फिर टेक्स इन अ फूड। कौन सा फूड? अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कौन सा फूड? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को वो इनटेक करते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं बेटा? डाइजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट इट, एंड द डाइजेस्टेड फूड इज देन अब्सॉर्ब्ड इन देयर बॉडी। इंग्लिश में समझ नहीं आया? याद तो बेटा इंग्लिश में ही करना है। आई होप आ भी गया होगा सभी को। तो ध्यान से सुनो, होलोजोइक में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को हम खाते हैं, यानी कि प्लांट को खा गए या दूसरे एनिमल्स को ही खा गए, है ना। तो उनको खाते हैं और वो पेट में जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा? इसके एग्जांपल्स हो गया ह्यूमन, या फिर कैट, या डॉग्स, या इटीसी। आप समझ ही गए होंगे ये सारे के सारे। तो ये चार्ट आपके सामने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा का पूरा आपको मैंने एक ही पेज पे रिजॉल्व करा दिया सारा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा आगे। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम न्यूट्रिशन देख चुके क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड्स देख चुके क्या होता है। इसके बाद हम आए किस पर बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, या न्यूट्रिशन कैसे बनता है। तो अभी हमने बात की कि ऑल प्लांट्स आर व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो उन प्लांट्स को बोलेंगे क्या? ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे वो सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स था, ओके। तो आगे चलते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है बेटा, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देखो इसमें ये क्या करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे बनाते हैं अपने खाना? तो फोटोसिंथेसिस करके। क्या करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसी सबको पता है यार ये बात, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं फटाफट से। क्या क्या चीजें मिलती हैं इसमें बताओ जरा। पहले CO2 आता है, प्लस वाटर आता है, और क्या चीजें आती हैं?
प्लस में सनलाइट आती है, सनलाइट एनर्जी कह लो या सनलाइट बोल लो। और यहां पर बेटा इसके लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है, सभी को पता है ना, क्योंकि ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। क्लोरोफिल, ओके बेटा। और क्लोरोफिल है तो क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो बनेगा क्या, तो फूड बनेगा। और प्लांट का फूड क्या होता है, कचौड़ियां, नो, C6H12O6। और प्लस में क्या निकलता है बेटा, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, ये ग्लूकोज है, इसको लिख दो यार, यहाँ पे इसके नीचे लिखने होते हैं सारे टर्म्स, ठीक है ना। दिस इज ग्लूकोज और प्लस में बना O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, समझ जाना आप लोग। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा अच्छे से नेमिंग वगैरह सब करनी होती है रिएक्शन लिखते वक्त, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। तो ये बनी, लेकिन अब आप ध्यान से देखो कि इसकी बैलेंसिंग जब आप करोगे ना, तो यहाँ पर सी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक एटम है, सॉरी, सी का सिर्फ एक एटम है, जबकि इधर कितने एटम्स है, सी के 6 है। तो हम यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। अब ओके गिन लो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 हो गए किसके, ओके। और एक यहाँ भी रखा हुआ है तो 13 हो गए। लेकिन यहाँ कितने बेटा, ओके 2 ये हैं और 6 ये हैं, ये तो 8 ही हुए इधर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं 6 दूनी 12 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 6 लगा देता हूँ, तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हुए, 18। और यहाँ पे भी 6 लगाऊं तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, और ये 6 दूनी 12 इधर और 6 इधर, तो 12 6 18 वो इधर हो गए। और इधर कितने हो गए, 6 दूनी 12 हो ये और 6 हो ये 18 हो ये हो गए, ठीक है बेटा। और H को गिन लो, अब H12 है इधर, और इधर कितने H, 6 दूनी 12, 12 ही H इधर है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और C कितने हैं, तो 6C और 6C, आ गया समझ में। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। किसी को दिक्कत बेटा इस बात में यहां तक, चलें आगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसी इक्वेशन में कुछ चीजें बताऊंगा मैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी चीजें हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले बेटा कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, होना ही होना चाहिए पत्तियों में, है ना। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा प्लांट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लोरोफिल इज मस्ट फॉर इट, ओके। अच्छा, और क्या होना चाहिए बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए जरूर, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वाटर जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल्स भी कहलाते हैं इसके, ये दोनों क्या कहलाते हैं, CO2 और H2 रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स नीड होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए। जैसे हमारा कोई भी फूड बना रहे तो हमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, जैसे घिया बना रहे हैं, बैंगन बना रहे हैं, आलू बैंगन, तो आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, फिर स्पाइसेस चाहिए कुछ, और भी उसके अंदर जो भी चीजें डलेंगी वो सारी चीजें चाहिए, तो वो सब चीजें रॉ मटेरियल्स कहलाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या डाला हमने बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट एनर्जी है, तो सनलाइट तो एक एनर्जी है। क्लोरोफिल तो सभी पत्तियों के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ तब जाकर फूड बना, तो रॉ मटेरियल्स ये दोनों कहलाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल हुआ, ये हुआ, H2 हुआ, और उसके बाद मेरे बच्चे सनलाइट हुआ। क्या हुआ, सनलाइट हुआ। सनलाइट भी बहुत बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, है ना। क्या आप किसी पौधे को अंधेरे में रख दो, अपने घर में नीचे रख दो, कमरे में बंद कर दो, तो क्या वो चल पाएगा ज्यादा दिन, पौधा नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको बच्चों सनलाइट की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तो भाई रिएक्शन नहीं होगी और फूड हमारा नहीं बना पाएगा वो बेचारा प्लांट, और वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसा हमारी इस बुक में भी गिवन है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई आप कैसे प्रूव करोगे, आप कैसे शो करोगे कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो, ठीक है। एग्जाम्पल लो कुछ, तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, या H2O जरूरी है, या सनलाइट जरूरी है, इस चीज को कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। लेट अस सी। तो बच्चों अब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई कोई लीफ को, अगर किसी लीफ को उसके अंदर क्लोरोफिल ना हो, या फिर चलो पहला जो है वो हम ये कर लेते हैं कि अगर सनलाइट की नेसेसिटी, पहले हम दिखाएंगे कि सनलाइट की नेसेसिटी जरूरी है या नहीं है,
ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख गया होगा, ये फोटो आपको दिख गया होगा जो आपके रिफ्रेशर बुक के अंदर भी प्रेजेंट है। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, हमने लगा दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहला जो दिख रहा है, ए पार्ट जो दिख रहा है, ए फिगर, उसके अंदर क्या है कि एक प्लांट है, और वो हमने सन में एक्सपोज कर रखा है, मतलब सनलाइट में एक्सपोज्ड है, मतलब सनलाइट में रखा हुआ है। ओके, तो उसकी एक पत्ती पे हमने एक छोटी सी एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है। दिख रहा है आपको, एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई है ना। ठीक है, एक पत्ती है ऐसे करके, और उस पर यहां पर ऐसे करके एक एल्युमिनियम फॉइल से मैंने उसको चिपका दिया। उससे क्या होगा, एल्युमिनियम फॉइल से क्या होगा, तो बेटा जो सनलाइट इस पूरी पत्ती पर पड़ रही थी, अब वो उस हिस्से पर नहीं पड़ पाएगी सनलाइट, पत्ती तक पड़ ही नहीं पा रही। क्यों, पत्ती को तो मैंने ढक दिया एल्युमिनियम फॉइल से, तो पत्ती तक सनलाइट नहीं पहुंची। ठीक है ना, तो अब आपको एक चीज क्लिक कर रही होगी कि हाँ ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक पत्ती पर ही आधे में तो सनलाइट को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब सनलाइट को दे रहे हैं आधे में तो, लेकिन उस हिस्से में मैं सनलाइट को जाने से रोक रहा हूं। तो यहां पर सनलाइट नहीं जा पा रही, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा इतने हिस्से में या नहीं होगा। लेट्स चेक। तो बेटा उसके बी पार्ट में हमने क्या किया, कुछ घंटे उसको रखने के बाद धूप में हमने उस पत्ती को तोड़ा, और बेटा कुछ जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना उसमें बी पार्ट में, इसमें हमने क्या किया कि अल्कोहल के अंदर उस पत्ती को डाला। ठीक है, और वो अल्कोहल वाले बीकर को एक बड़े बीकर में रखा जिसके अंदर पानी उबाला हुआ है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई अल्कोहल का ना थोड़ा अगर हम ज्यादा उसको ज्यादा डायरेक्ट एक्सपोज कर देंगे ना उसके साथ, बर्नर के साथ, तो उसमें आग लग जाएगी। अल्कोहल काफी फ्लैमेबल लिक्विड होता है ना, मतलब वो पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा बहुत जल्दी से, तो इसलिए उसको पानी के थ्रू थोड़ा थोड़ा हीट दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो उस पत्ती को हमने तोड़ के किस में डाल दिया, उस अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, और उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उस पत्ती को निकाला और एक पैट्री डिश में रख लिया। थर्ड फिगर में आपको दिख रहा होगा एक पैट्री डिश, मतलब एक कटोरी टाइप की, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पैट्री डिश बोलते हैं, तो ग्लास की कटोरी सी है वो, ऐसे समझो। उसके अंदर हमने अब उसको बेटा रख दिया है, लीफ को। ठीक है, अब मैं क्या लेके आया, अब मैं लेके आया इसमें भर के, ये एक ड्रॉपर है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसमें भर के क्या लेके आया हूं, आयोडीन सॉल्यूशन लेके आया हूं। अब उस आयोडीन सॉल्यूशन को मैं इस पत्ती पर टपकाऊंगा। ठीक है, उसमें पूरे भिगा दूंगा उसको पूरे को अच्छे से। तो फिर पता क्या होगा, वो पत्ती कलर चेंज करेगी और दो कलर्स दिखाएगी। एक कलर दिखाएगी ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, आधे में पता कहां पे आएगा ब्लू ब्लैक कलर, इतने में मैंने क्या किया था, इतने में मैंने एल्युमिनियम चिपकाया था ना, एल्युमिनियम फॉइल ऐसे चिपका दी थी, एल्युमिनियम फॉइल। तो इतने हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से में, इधर वाले में और इधर वाले में ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखने लगेगा, पत्ती का ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। वो पता है क्या बताता है कि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। जो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है वो ये बताएगा कि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब इस बीच वाले हिस्से में स्टार्च नहीं है। और स्टार्च क्या था, अभी बताया था ना मैंने, शुरू में बताया था ना कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं, तो वो स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। ग्लूकोज को जब वो स्टोर कर लेते हैं तो उसी को स्टार्च बोला जाता है। तो यहां पर स्टार्च नहीं बना, बाकी हिस्से में स्टार्च बन गया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये बेटा कि सनलाइट अगर हमने इतने हिस्से में नहीं दी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से बेटा आप ये क्लोरोफिल का भी चेक कर सकते हैं, जिसमें वो पत्तियां होती हैं, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है यहां पे देख लो। चलो ये डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसा पेड़ देखा सभी ने, इसमें क्या होता है ना, साइडों में व्हाइट व्हाइट होता है पत्ती पे। ठीक है, तो इसके मतलब इतने हिस्से में क्लोरोफिल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती को सीधा उठाएंगे, पहले इसको सन में एक्सपोज करेंगे। ठीक है, फिर इस पत्ती को उठाएंगे, अल्कोहल में डुबाकर इसको बर्न करेंगे। ठीक है, मतलब बॉईल करेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर उसको निकालकर आयोडीन सॉल्यूशन पे डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन जब डालेंगे तो उस पत्ती पे सारी पत्ती पे क्या ब्लू ब्लैक कलर आएगा, नहीं आएगा। उस वाले हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जो चारों तरफ का हिस्सा है ना उसका, जो ये वाला जो व्हाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, व्हाइट वाला हिस्सा जो दिख रहा है पत्तियों का, उस व्हाइट वाले हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट वाला हिस्से का मतलब है कि क्लोरोफिल वहां नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस ग्रीन कलर से दिखती है। किससे दिखती है, ग्रीन कलर से, मतलब ग्रीन कलर होता है तो वो क्लोरोफिल होता है जनरली। ठीक है, तो भाई वहां पर क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। सिंपल, तो बीच में सिर्फ ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। इससे हमने ये भी प्रूफ कर दिया मेरे बच्चों कि क्लोरोफिल इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। बस इसके बेटा दो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी हम दिखाते हैं इसी में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हो गए। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, उसको एक जार के अंदर बंद कर देता है आधी पत्ती को, ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना पहुंच पाए। ठीक है, फिर आधी पत्ती को जब हम उसमें उबालते हैं अल्कोहल के सॉल्यूशन में, फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं निकाल के उसमें से। ठीक है, तो आधे पत्ती पे हमें दिखता है ब्लू ब्लैक कलर, आधी पे नहीं दिखता। इसका मतलब
आधी पे पता है कहां नहीं दिखता ब्लू ब्लैक कलर? जो हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली थी वो हिस्सा पत्ती का ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा, बाकी का आधा ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। इसका मतलब उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि इस हिस्से को हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं सप्लाई की थी। समझ आया बेटा? लेट्स गो टू अहेड। बात आती है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो अभी अभी मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल्स हमारे क्या क्या होते हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। और फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। ठीक है, अच्छा ये प्लांट बॉडी में एंटर कैसे करते हैं ये तो बताओ। आपको पता है कि प्लांट बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? देखो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम तो मुंह से खाते हैं, लिया बर्गर खा गए, है ना, टुकड़ा लिया तोड़ तोड़ के खा रहे हैं ऐसे आराम से। बट प्लांट्स का तो कोई मुंह होता ही नहीं यार, वो कहां से अपना फूड इनटेक करते हैं? तो लीव्स के थ्रू। लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। आई एम सॉरी, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और वो स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, बहुत सारे होते हैं एक ही लीफ के ऊपर। तो उनको कौन गाइड करते हैं? ऐसे करके गार्ड सेल्स उनको गाइड करते हैं। मतलब गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों के दोनों जो है गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि गार्ड क्या करता है? जैसे हमारे गेट पर भी गार्ड खड़े होते हैं, आई मीन अपार्टमेंट्स वगैरह में देखा होगा आपने, गार्ड्स खड़े होते हैं वहां पे। तो क्या करते हैं? गेट को ओपन करने का और गेट को खोलने का काम करते हैं। तो ये है बेटा ओपन स्टोमेटा। ये क्या है? दिस इज आवर ओपन स्टोमेटा। आपको बुक में दिख भी रहा होगा यो। और अगर ये ऐसे करके बंद हो जाए, दोनों के दोनों एकदम क्लोज हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है बेटा क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये हो गया क्लोज स्टोमेटा। तो जब ये ओपन होगा मतलब माउथ खुल गया, अब इसमें के अंदर से वाटर जाए चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जाए, तो लीफ तक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जाती है। और जब ये बंद हो जाएगा तो वो जा नहीं पाएगी, सपोज, आई मीन एब्सोल्युटली, है ना। जब ये बंद हो जाएगा तो इसके अंदर से ना तो वाटर जा पाएगा ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा पाएगी। ठीक है ना। तो बेटा ये होता है ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। इसी के थ्रू क्या होता है? चीजें अंदर और बाहर जाती हैं। जैसे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर ली, अब उसके अंदर क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, है ना। फोटोसिंथेसिस में बन रही थी ना ऑक्सीजन गैस, अभी देखा था, इक्वेशन लिखी थी जो मैंने। तो ऑक्सीजन गैस जो बनेगी वो बाहर कैसे निकलेगी? वो भी इसी से निकलती है, स्टोमेटा से। ठीक है ना, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, प्लांट्स जो है बेटा वो वाटर कहां से ऑब्टेन करते हैं या कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो जाइलम से करते हैं, है ना। रूट्स में पानी डालते हैं हम, और रूट्स से जाइलम के थ्रू पूरी बॉडी में पानी पहुंचाया जाता है। ये सब चीजें आपको पता ही है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये बात ध्यान रखना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट का मतलब होता है जगह, मतलब किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होती है? तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट में होती है, लीफ के अंदर ही होता है, ये एक सेल बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होती है क्या? फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये बच्चों ने आपने सब बचपन से पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको डीप में नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हार्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स को खाएंगे, हर्ब्स मतलब झाड़ फूस को। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब चीजें। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन होते हैं? जो कि सिर्फ मांस को खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना, वो कुछ और खाते हैं। जैसे लायन, लायन सिर्फ क्या खाता है? सिर्फ और सिर्फ मांस, मांस खाता है, मतलब दूसरे जानवरों को खाता है। ठीक है, तो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ओनली फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, विच ओनली फीड ऑन अदर एनिमल्स, ये क्या कहेंगे? प्लांट्स को नहीं खाते, अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाएंगे वो कार्निवोरस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया लायन हमने घास खाते हुए भी देखा है वीडियोस वगैरह में ना। तो घास बेटा इसलिए खाता है क्योंकि घास जो है ना वो जल्दी से पचती नहीं है,
तो जब वो उसको खाता है तो पचेगी नहीं और फिर वो उसको उल्टी कर देता है। तो अब उसने खाई क्यों जब उसको उल्टी करनी थी? तो कभी कभी ना ऐसा होता है भाई, लायन का भी पेट खराब हो सकता है। पेट खराब मतलब जैसे उसने कुछ ज्यादा उल्टी सीधी चीज खा ली, तो क्या होगा ना, उसको पचा नहीं पा रहा बेचारा, तो उसको पेट दर्द हो रहा है। अब जैसे हम लोग तो दवाइयां खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उसके पास तो नहीं है ना ये सब चीजें, तो क्या करता है वो घास खाता है। घास खाने से क्या होता है, घास खाने के बाद वो जो भी घास अंदर जाती है और घास भी नहीं पचती और वो उसके साथ उसको उल्टी कर देता है। मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था जो उसको परेशान कर रहा था वो भी बाहर आ जाता है उसके फ्रॉम माउथ। समझ आया? ठीक है, इसलिए खाता है वो घास, वैसे नहीं खाता वो। फिर बात आती है बेटा ऑमनीवोरस की। तो ऑमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, एब्सोल्युटली दीज आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऑमनीवोरस के अंदर ये अपना क्या हो गया, जैसे कि माइना हो गया, बियर हो गया, आंट। आंट मतलब चींटी भी, बियर भालू, ये सभी के सभी ऑमनीवोरस होते हैं। ओमनी का मतलब ये होता है कि जहां पे एक से ज्यादा चीज कुछ हो, ओमनी का वर्ड का मतलब ये होता है। तो ऑमनीवोरस मतलब वो जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, वो ऑमनीवोरस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, लेट मी। तो बच्चों देखो, जैसे पहला है इंजेक्शन, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं एक एनिमल के अंदर। मतलब जब एक एनिमल कोई खाना खाता है तो जब वो उसने उठाया उसको अपने मुंह में डाला खाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंजेक्शन। मतलब ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन फूड मतलब वो बॉडी में फूड को डाल रहे हैं। ठीक है, फिर डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में पूरा पचता है फूड, तो डाइजेशन में अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, फिर उसको पचेगा, उस पर सारे के सारे एंजाइम्स काम करेंगे, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ठीक है, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो अब्जॉर्प्शन में बेटा वो जो फूड हमने तोड़ा, वो जो तोड़ दिया, अब वो बॉडी में अब्जॉर्ब भी तो होना है। अब जैसे आप सपोज करो आपने कोई भी चीज खाई और वो आपके दही में लगी नहीं रही, मतलब आपकी बॉडी में लगी नहीं रही, क्या फायदा बेटा उसको खाने का? तो जो भी हम चीज खाते हैं ना, हमें बॉडी में लगना भी चाहिए, एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन मतलब absorbing nutrients into the body। ठीक है बेटा, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले उस खाने से उसको एब्जॉर्ब करना है। अच्छा एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ना उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है। जो एब्जॉर्ब फूड, यहां से फूड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अब वो फूड को हमें पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो है। जैसे कि सपोज मेरे को इफ आई एम डूइंग बाइसेप्स, अगर मैंने बाइसेप्स किए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मसल्स को नीड होती है फिर न्यूट्रिशंस की। तो जो भी मैं खाना खाऊंगा ना वो यहाँ पर मैक्सिमम पहुंचेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ के सेल्स की रिकवरी के लिए यहाँ वो पहुंचेगा। या सपोज यहाँ पर चोट लगी मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पर अब इस वाले एरिया को ना सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना। तो सबसे पहले जो भी हम खाना खाएंगे वो यहाँ पर फूड सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगा कि भाई यहाँ पर नीड है, तो सबसे पहले उसको रिकवर करो, उसको रिपेयर करो और उसके बाद फूड बाकी जगह पर भी भेजो। ठीक है, तो इस तरीके से एसिमिलेशन काम करता है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ फूड, ऐसे लिख सकते हैं हम कि ट्रांसफर ऑफ फूड टू होल बॉडी, टू दी होल बॉडी, यानी कि जो फूड या फिर जो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लिखो इसके जगह तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी या होल बॉडी सेल्स। ठीक है ना, हर एक बॉडी सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम है वो किस प्रोसेस में आता है, एसिमिलेशन में आता है। बाकी आप इनकी डेफिनेशंस को बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट जब आपको एक बार ये समझ आ जाएंगे ना चीज, तो आपको वो डेफिनेशंस भी याद करनी बहुत ईजी हो जाएंगी, बिलीव मी। ठीक है, इजेशन क्या होता है, तो इजेशन ये वही वाला प्रोसेस है फर्स्ट फ्लाइट। तो इजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है बेटा, जैसे हम कोई भी चीज खाते तो सारी चीजें तो काम की नहीं होती, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट फूड है, जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देते हैं। इजेक्ट मतलब बाहर निकाल देते हैं, और वही प्रोसेस हमारा कहलाता है इजेक्शन। ठीक है, तो यही बेटा इस बुक में हमारी में दे रखा है। पहले अमीबा के लिए दे रखा है, आपको अमीबा वाले डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, बुक में, कि सबसे पहले क्या होता है, स्यूडोपोडिया क्या होता है ना, स्यूडो मतलब फॉल्स फिंगर्स कह सकते हैं। तो ऐसे अमीबा है हमारा, ठीक है ना, ये सपोज करो यहाँ पर अमीबा है, यहां से एक फूड आया,
तो ये अपने अंदर इसको ट्रांसफर कर लेगा, यहाँ आ जाएगा फूड, फिर इस पे काम होगा, फटाफट फटाफट इसको डाइजेस्ट कर देंगे सारे मिलके एंजाइम्स, फिर डाइजेस्ट होने के बाद ये इसके अंदर फैल जाएगा, और जो भी फिर इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पूरा का पूरा यहाँ से एक जगह ये ओपन होगी और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 डायग्राम्स में शो करना पड़ेगा, 4 ही बनाए मैंने, 5 आप समझ जाना, इसमें रीड करोगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो 5 के 5 स्टेप्स आपको दिखाने होते हैं, कौन कौन से, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, जैसे बेटा ये करता ना अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा की कोई शेप डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना, पता है ना सब चीजें। तो अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों के दोनों ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म है, इनको बोलते हैं सिंपलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों के दोनों इसी तरीके से करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी तरीके से लेते हैं वो। ठीक है, आगे बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर कैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग न्यूट्रिशन कैसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये 10 मिनट का लगभग होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ही बच्चों है वही चीजें, क्या सबसे पहले इंजेक्शन आया, सबसे पहले क्या आया, इंजेक्शन। गिव मी अ मिनट। तो बच्चों ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन, वही जैसे अभी बताया। ये इंजेक्शन मतलब क्या है, टेकिंग इन फूड, मतलब फूड को जब हम खाते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर पता क्या होता है, सबसे पहले टीथ होते हैं, ये टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकली डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाई, जैसे आपने एक बर्गर की बाइट ली, ठीक है, अब वो बर्गर की बाइट को आप पहले खचाखच खचाखच ऐसे उसको दांतों से इधर उधर चबा चबा के एकदम उसका मलवा बना दोगे, जिसको हम पता क्या बोलते हैं, चबाने के बाद जो बन जाता है ना वो मलवा सा, उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बेटा, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। जैसे आपको कभी अगर खाते वक्त कंकड़ आ गई हो खाने में, तो आप उसको जब थूकने जाते हो ना, तो वो जो दिखता है ना वो बोलस होता है, वो क्या होता है, बोलस होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो उसके साथ जो लार जो आ रही है, लार जो आ रही होती है, यानी कि सलाइवा जो आ रहा होता है, वो कहां से आता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। किससे आता है, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, मैं सारे के सारे बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स, आई थिंक सलाइवा में ये आता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में बेटा एमाइलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज। इन एंजाइम्स का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है बेटा, स्टार्च को। ठीक है, तो फूड के अंदर जितना भी स्टार्च है, जैसे हमने जो भी फूड खाया उसके अंदर जो भी स्टार्च वाला मामला होगा ना, उसके साथ एमाइलेज मिल जाएगा। वो जो लार होते हैं ना, लार सलाइवा जो होता है, जैसे हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, वही वाला पानी, ठीक है, मतलब सलाइवा, तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, उस पर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो जो स्टार्च होगा उसको ब्रेक डाउन कर देगा कौन, एमाइलेज। नाम याद रखना बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है लार, सलाइवा, सलाइवा के अंदर होता है एमाइलेज। फिर फूड हमारा ओसोफेगस से होते हुए, यानी कि फूड पाइप से होते हुए कहां जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक में बेटा 3 चीजें होती हैं, सुनो ध्यान से। स्टोमक में 3 चीजें होती हैं, पहला म्यूकस, दूसरा HCl, और तीसरा मेरे बच्चे पैप्सिन। ठीक है, पैप्सिन नहीं पैप्सिन। ठीक है, अब देखो पी से क्या है, पैप्सिन, और पी से ही क्या होता है, प्रोटीन। पी से क्या होता है, प्रोटीन। इसका मतलब पैप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, ये किसको तोड़ रहा है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है। किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, स्टार्च को। पैप्सिन दूसरा एंजाइम है, ये किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीन को। पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन, ये ट्रिक है, याद कर लेना। तो पैप्सिन किसको ब्रेक डाउन कर रहा है बेटा, प्रोटीन्स को। अच्छा, फिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो HCl भी बेटा ब्रेक डाउन करता है फूड का, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करता है या फिर डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है ना, गला देता है एकदम HCl। ठीक है, बट आप एक बात बताओ, HCl पता हमारे पेट में ना बहुत बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड पाया जाता है, और कंसेंट्रेटेड एसिड आप सभी को पता होगा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2 होते हैं, कंसेंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूट। डाइल्यूट के अंदर पानी होता है, लेकिन कंसेंट्रेटेड में पानी की मात्रा नहीं होती। तो HCl कंसेंट्रेटेड हमारे पेट में है, तो हमारे पेट को जला रहा नहीं होगा, पूछा आपने क्वेश्चन कभी खुद से, तो बेटा ये अपने हमारे पेट को जला सकता है।
तो उस पेट को बचाने के लिए HCl से भगवान ने एक लेयर बना दी हमारे स्टोमक में, ठीक है। मतलब नेचर ने बेटा हमारे जो पेट है ना उसके अंदर एक ऐसी लेयर बना के भेजा है कि कितना भी एसिड आ जाए हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता ऐसे। उस लेयर का नाम है मेरे बच्चे म्यूकस, ठीक है। ये ऐसा है, ये एक लेयर है जो कि इससे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl, ठीक है। लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम HCl। कौन सी लेयर है? म्यूकस लेयर। HCl क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है फूड का। पेप्सिन क्या कर रहा है? पी से पेप्सिन है, पी से प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है। एमाइलेज कहां प्रेजेंट था? सलाइवा में। सलाइवा कहां से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कहां होते हैं? माउथ में प्रेजेंट होते हैं। एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। रिविजन भी हो गया, साथ साथ आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसको मिटा दूं थोड़ा सा, चलो। अब देखो बेटा, यहां तक हम आ गए तो हमारे पेट में खाना जा चुका है, वो उसने पचा दिया पेट ने। अब पेट से जब वो बाहर निकलेगा, इंटेस्टाइन वगैरह की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो एक चीज आती है लीवर। लीवर आप सभी ने सुना है, लीवर क्या होता है ना। तो लीवर जो है ये एक बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस। और बाइल जूस को कहां स्टोर कर देता है? स्टोर्स इन गाल ब्लेडर। किसमें स्टोर करता है? गाल ब्लेडर में, ठीक है। गल ब्लेडर या गल ब्लेडर जो भी बोल रहे हैं यार इसको, ठीक है। तो गल ब्लेडर के अंदर क्या चीज स्टोर हो जाती है? बाइल जूस स्टोर हो जाता है। और इस बाइल जूस के दो फंक्शंस होते हैं बेटे, पहला और दूसरा। क्या क्या होते हैं? तो पहला काम होता है कि एल्कलीन नेचर का होता है। क्या होता है? एल्कलीन नेचर का। तो अब देखो हुआ क्या, जो हमारे पेट से खाना निकला उसके अंदर एसिड मिला हुआ था। अभी बताया ना मैंने कि HCl मिल जाता हमारे फूड में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो HCl मिला था तो एसिडिक हो गया, वो तो एसिडिक हो गया। और ये जो बाइल जूस है ना, ये जो भाई साहब है बाइल जूस, ये एल्कलीन नेचर के होते हैं। एल्कलीन क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। एल्कलीन मतलब क्या होता है? एल्कलीन नेचर का मतलब होता है बेसिक, बेसिक नेचर, ठीक है। बेसिक मतलब कौन सा वाला बेसिक? बेस वाला बेसिक, ठीक है। एसिड बेस वाला जो था बेस, है ना, बेसिक नेचर का होता है। अब आप एक चीज याद करो केमिस्ट्री में, जब आप एसिड के साथ बेस को मिला देते हो तो क्या बनता है? एसिड और बेस को मिला दोगे क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड प्लस वेट, एसिड प्लस बेस सोल्ट और वाटर बनता है। मतलब अगर मैं एसिड में बेस को मिला दूं ना तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि बाइल जूस क्या था? बेसिक नेचर का था। फूड जो हमारे पेट से आ रहा था, फूड जो हमारे पेट से आ रहा था वो एसिडिक नेचर का था, और बाइल जूस बेसिक नेचर का। तो एसिड में बेस मिला तो क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हुआ? बाइल जूस का काम होता है उस फूड को न्यूट्रल करना, ताकि आगे एक पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड आता है, ठीक है। पैनक्रियाज क्या कर दे? उसको उस पे मतलब और ब्रेक डाउन कर सके फूड पे, और ज्यादा डाइजेस्ट कर सके उसको, ठीक है। तो इसलिए वो एसिडिक मीडियम को उसको खत्म करता है और उसको बेसिक डाल के उसमें न्यूट्रल कर देता है। ओके चलो, तो इसके बेटा दो फंक्शन होते हैं। एक तो न्यूट्रलाइजिंग इट्स एसिडिक नेचर, मतलब जो एसिडिक नेचर है इसका उसको न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज मतलब कैंसल आउट कर देना। और दूसरा फंक्शन होता है बेटा ब्रेक्स डाउन द फैट, ब्रेक्स डाउन द फैट, ठीक है। ये जो फैट है ना फूड के अंदर उसको ब्रेक डाउन भी बाइल जूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फैट को भी क्या करता है? ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ध्यान से सुनते चलना, ये पूरा का पूरा मस्त चीज बता रहा हूं बेटा, सारा का सारा प्रिसाइज हो जाएगा एक ही में। और बहुत ज्यादा बिलीव मी यार, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह बहुत बन सकते हैं इसी टॉपिक से। इसके बाद क्या होगा? तो फूड के अंदर क्या मिल गया? बाइल जूस बना। बाइल जूस ने क्या किया? एल्कलीन नेचर का था, एसिडिक नेचर को कैंसिल आउट कर दिया ताकि अब पैनक्रियाज उस पर काम कर सके। और फैट को भी इसने, इमल्सिफाई फैट्स को भी इसने ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। तो अब क्या आएगा? पैनक्रियाज चचा आएंगे पिक्चर में। नाउ पैनक्रियाज चचा केम्स इन पिक्चर। हु इज दिस पैनक्रियाज? तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, है ना। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, हार्मोन, जिससे हमें डायबिटीज होने से बचाता है, जो है ना, ये सब चीजें पड़ी होंगी। तो पैनक्रियाज बेटा तीन चीजें रिलीज करेगा। क्या क्या? पहली चीज क्या रिलीज करेगा? ये एमाइलेज, ठीक है। दूसरा ट्रिप्सिन, एमाइलेज ट्रिप्सिन। और तीसरा क्या था? जस्ट अ सेकेंड, एमाइलेज ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लाइपेज। यस, ठीक है, थर्ड वन इज लाइपेज। तो एमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज
3 एंजाइम्स को ये क्या करता है बेटा, सीक्रेट करता है, 3 एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। तो एमाइलेज का भी नाम बताया था ना हमने कि यहाँ पे भी आया था सलाइवरी ग्लैंड्स में भी, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में भी जब आ रहा था तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था, यहाँ पे भी बेटा वही काम करेगा स्टार्च के साथ। ट्रिप्सिन और पैप्सिन, नाम क्या आ रहे हैं इनके आगे, सिन सिन, पापी हैं दोनों के दोनों, सिन माने पाप होता है ना, पापी वापी नहीं है यार, ये ना खतरनाक काम करते हैं। किसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे ना तो आपके पेट भी खराब हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा ऐसा, है ना। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सबसे टफ होता है, और वो भाई साहब यही कर रहे हैं, ये पापी आदमी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, पापी आदमी है तो भाई यही मारेगा उसको, तो पापी लोग करते हैं ना, सही नो, दानव, बी एन एविल, वो वाला, नो यार, डोंट बी एन एविल। तो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है बच्चे। और लाइपेज क्या करता है, तो ये फैट्स को करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है, जो लाइपेज है ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है ना। और लाइपेज वही स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को कर रहा है, ठीक है ना। एक और चीज लास्ट, जो स्टार्च है ना बेटा, वो किस में टूटता है, ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटते हैं, तो आप कहोगे ग्लूकोज में टूटते हैं। मतलब ब्रेक डाउन, हम बार बार कहे जा रहे हैं कि फूड को ब्रेक डाउन करता, ब्रेक डाउन करता, ब्रेक डाउन करता, अरे तोड़ के कुछ बन भी तो रहा होगा, वो भी तो बताओ ना भैया। तो सुनो बच्चों, स्टार्च को तोड़ के बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक सिंपलर फूड होता है जो हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब हो सकता है आराम से। अब जैसे हमने कचौड़ियां खाई तो भाई वो पूरी की पूरी कचौड़ी थोड़ी ना एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, उसमें से चीजें निकलेंगी, ये निकलेगा वो निकलेगा, और फिर वो चीजें जाएंगी तब जाकर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी। तो जैसे बॉडी जो हमने खाना खाया उसमें से स्टार्च था, जैसे हमने आलू खाया या चावल खाया, स्टार्च था, स्टार्च का ब्रेकडाउन होके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। फिर वो जाएगा सेल के पास और वहां पर एनर्जी जनरेट होगी, वहां पर क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। नोट्स बनाते चलना बच्चों, ध्यान से रखना। अब प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बनाते हैं, तो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये बातें आपको पता होंगी ना, प्लस पॉइंट लग जाएंगे, 4 चांद लग जाना वो वाली चीज। तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, ग्लूकोज, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स, और बेटा फैट्स को क्या बनेगा, तो फैटी एसिड्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, फैटी एसिड्स बन जाएंगे, या फिर ग्लिसरॉल बनेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है। फैट्स का ब्रेकडाउन होके ये दोनों चीजें बनती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों यहां तक। लेट मी चेक इफ समथिंग इज लेफ्ट। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये सारी चीजें हमने बना ली है ना, आई मीन ये सारा काम तमाम करके, और ये चीजें हमारे पास आई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। अब इन चीजों को क्या करना है, इनको एब्जॉर्ब भी करना है। तो ब्लड जो इंटेस्टाइन से जब ये फूड गुजरता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं बेटा, विली। विली नहीं, विली तो तूफान आता है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में आता है ना। तो इसमें क्या होता है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर ये सोचो कि ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन ऐसे गोल, तो इसकी जो दीवारें होंगी ना अंदर से झांक के देखेंगे तो उसमें नीचे को ऐसे वो निकल रहे होंगे, ऐसे निकल रहे होंगे उसकी दीवारों से। समझ आ रहा है कुछ, जैसे आप इस रूम में खड़े हो सपोज, और इन दीवारों से बाहर की तरफ ऐसे कुछ ऐसे ये लटक रही हो, ये विली लाइक, समझ आया। तो ये होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और जब क्यों है ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्यों बनाया ऐसा क्यों बनाया कुदरत ने या भगवान ने हमको, क्योंकि जब इसके बीच में से, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में से जब खाना गुजरेगा, फूड जब गुजरेगा, तो पूरा का पूरा निचड़ जाए एकदम, मतलब एकदम उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है वो निकल जाए और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। और वो विली जो है ना, ये जो विली लाइक स्ट्रक्चर था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो सारी ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। तो सारा का सारा न्यूट्रिशन ब्लड वेसल में सीधा ट्रांसफर हो जाता है, और फिर ब्लड वेसल से जो ट्रांसफर होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड लास्ट इज द इजेक्शन। इजेक्शन मींस जब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है या बेकार का जो फूड है वो हम बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद डेंटल केयर। तो डेंटल केयर में वही है कि भाई जो हमारे दांतों में कुछ कैविटीज वगैरह हो जाती हैं, ठीक है ना, ये सब डेंटल केयर में आ जाती हैं, इसमें कुछ है नहीं। और जब हम ज़्यादा अपनी दांतों का ख्याल नहीं रखते,
टूथब्रश नहीं करते टाइम टू टाइम, ठीक है, तब क्या होता है हमारे टीथ पर एक येलोइश लेयर, स्टिकी लेयर आ जाती है, ठीक है ना। तो हमें केयर करनी चाहिए उन सब चीज़ों की, ताकि कैविटीज़ वगैरह इन सब चीज़ों से हम बच रहें। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी इतना ही रखते हैं, अगली पार्ट में इसको बाकी के चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। और बच्चों क्योंकि देखो आपने देखा ही होगा कि अभी जो मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में वीडियो डाली है, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट अस। आगे से भाई बोर्ड था इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, अगर स्मार्ट बोर्ड हो तो और कम टाइम में हम इसी को पढ़ा सकते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करो। स्मार्ट बोर्ड भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। जस्ट शेयर आवर वीडियो टू योर ऑल द ग्रुप्स, ऑल योर फ्रेंड्स, स्टेटस पे लगा दो, कुछ भी करो, बट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।